फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे NCERT हिस्ट्री की बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जो क्लास 10th की बुक है। और ये भी हिस्ट्री की बुक्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने खंड फर्स्ट जो है कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और NCERT बुक्स जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। तो अगर आप पहला खंड ना देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हों तो चैनल को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। भूमंडलीय विश्व का बनना क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं भूमंडलीय विश्व का बनना। तो आधुनिक युग से पहले क्या है, पहला ही लेसन में है आधुनिक युग से पहले। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का नाम, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हम उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए यह उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को नीचे ही साफ देखा जा सकता है। एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीर से उस काल में समुद्र व्यापार के महत्व का पता चलता है। रेशम मार्ग से जुड़ी कहानियाँ अर्थात सिल्क रूट से जुड़ी हुई कहानियाँ। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर के जाने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती
धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मशीनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग 8वीं सदी गुफा 217 मोगाओ ग्राटोस गंसू चीन। हम पढ़ेंगे यहाँ पर भोजन की यात्रा, स्पैघेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन में पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से इस स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि कभी ये न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि अब 1840 के दशक के दशक के मध्य से किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई। तब लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी।
अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं, और ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे समुदायों को ख़त्म कर डाला और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों और बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे और 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। तो जानेंगे चित्र में आयरलैंड में आलू अकाल। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1849। फसल कट जाने के बाद बचे कुछ आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे 1845 से 49 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे 2 गुना लोग काम की तलाश में घर बार छोड़ करके दूसरे इलाके में चले गए। जैविक युद्ध। न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स व कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1934 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी और इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर भी हमें मालिकाना दे दिया। असंतुष्ट जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता।
18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व को चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। चित्र में गुलामों की खरीद फरोख्त न्यू ऑरलीस इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज़ 1851। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है और इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाज़ार में लाया जाता था। अब यहाँ से 19वीं सदी 1815 से 1914 तक पढ़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम नए लेसन में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।